चलो पे अटेंशन माय डियर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर किधर आता है मालूम है सबको? कौन से इसमें आता है बता जरा, 5 में कि 6 में? सो मेरे को अभी तक ये नहीं मालूम 5 में आता है कि 6 में आता है। पक्का? कितने मार्क के लिए आते हैं बेटा? वेरी गुड, 8 मार्क के लिए आते बोलती है। ओसीएम के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होने के बाद अब जस्टिफाई की तरफ बढ़ते हैं। सबको पता जस्टिफाई होता क्या है? पता है बेटी? बेटी चंपा, बेटी पुष्पा, बेटी मंदोदरी, पता है कि नहीं? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताएगा। चलो पे अटेंशन माय डियर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर किधर आता है मालूम है सबको? कौन से इसमें आता है बता जरा, 5 में कि 6 में? सो मेरे को अभी तक ये नहीं मालूम 5 में आता है कि 6 में आता है। पक्का? कितने मार्क के लिए आते हैं बेटा? वेरी गुड, 8 मार्क के लिए आते बोलती है। 6 नहीं तो 8 मार्क के लिए आता है। ना 6 के लिए आता है ना 8 के लिए आता है। कितने के लिए आता है? 4 के लिए आता है बोलती है। वाह बेटा, झोटी जहर की शीशी मेरे को दे दो। छह 8 या 4 चूज, कौन सा? चॉइस इज योर्स। 6 के लिए कि 8 के लिए? सर कितने के लिए भी इतना मालूम में? एक जस्टिफाई कितने मार्क के लिए आता है? 4। 2 पूछेगा तो 8, 3 पूछेगा तो 12, 4 पूछा तो 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? पे अटेंशन। जस्टिफाई करते समय यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। लिखना कैसे है उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो जरा। जस्टिफाई करना कैसे है उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। सो तुम्हारे को थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगा। हे मालिक तेरे बंदे हम। ठीक है, जान दो। जस्टिफाई करते समय यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। मान लो एक क्वेश्चन आपको पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। एक क्वेश्चन मान लिया हमने, एक पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नाउ सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? किसी भी क्वेश्चंस के एंडिंग में, किसी भी क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन नंबर तो दिया रहता है। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर। लेट्स से क्वेश्चन नंबर किधर आता है? 5 में आता है और हम लोग पहला लिख रहे हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले पेज भरना भी जरूरी है। मिशन पेपर भरो और जस्टिफाई ऐसा क्वेश्चन जिसमें पेपर भरना शायद ही आता है। सो सबसे पहले क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। लिखा? लीव 1 लाइन, राइट जस्टिफाई। प्रॉब्लम? अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चालू होएगा। समझा? क्लियर है? एक लाइन छोड़ने का ताकि दिखने में क्या लगे? अच्छा लगे। जस्टिफाई।
समझा? फर्स्ट पॉइंटर, सेकेंड पॉइंटर, थर्ड पॉइंटर। लेट्स से मैं फर्स्ट पॉइंटर लिख रहा हूं, मेरा फर्स्ट पॉइंटर यहां पर खत्म हो गया। लीव वन लाइन, राइट सेकेंड पॉइंटर। ठीक है, ऐसा करते करते आपको कम से कम कितने पॉइंटर लिखना है? 3 4 पॉइंटर्स लिखने का है, कम से कम 4 पॉइंटर लिखो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कभी कभी 3-3 लाइन का भी जाता है पॉइंटर, बट फिफ्थ और सिक्स मैक्स टू मैक्स 6, 4 के बाद 5वें पे खत्म करना। लेकिन अगर कभी कभार होता है हम खुद के जस्टिफिकेशन सही नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करते हैं। सो इन दैट केस मैक्सिमम यू हैव टू राइट 6, बट वो भी 6 पॉइंटर में अगर बोल रहा तो उसमें भी लास्ट वाला पॉइंटर हमेशा 10 वाला पॉइंट रहेगा। 10 मतलब 10 लिखने का, और यू हैव टू राइट क्वेश्चन एज इट इज। 10 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर करके खत्म करना है। और इसके बाद पूरा का पूरा पेज क्या करना है, ब्लैंक रखना है। क्लियर है? यानी एक पेज पे कितना क्वेश्चन आएगा सर? 1। अरे समझ में आ रहा है? जस्टिफाई इज नथिंग बट क्वेश्चन आपने जहां पर पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जो आपको टॉपिक के बारे में पता है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको एज इट इज क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। वाइल राइटिंग दिस यू आर सपोज टू, या यू आर फ्री टू गिव एग्जाम्पल्स। मानो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिखना क्या है। इन दैट केस आप उसमें एक पॉइंटर एग्जाम्पल्स का ऐड करके उसमें लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स आ सकता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ सकता है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन आ सकता है, किसी चीज का डिफिनेशन आ सकता है। यू आर फ्री, लेकिन यू हैव टू राइट इन पॉइंटर्स। आपको किस में लिखना है? पॉइंटर्स में लिखना है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूं, या जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विच इज बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू एज वेल, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस साल के प्रीलिम के क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आए। ठीक है, सो वो सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, या सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं, वो सिर्फ आपके एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी मर्जी से अपनी खुद की किताब लिख सकते हैं। बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, हम लोग अपने खुद के किताब के खुद के ऑथर होते हैं। अगर मान लो जून मंथ में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर याद किया है, तो ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि अप्रैल आते आते तुमको सेम ही लिखना है। हर बार हर आंसर मॉडिफाई होता है ना? सेम आंसर लिखते हैं क्या अपन? नहीं, वैसा ही है। क्लियर है क्या? सो वैसे ही क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। सो पे अटेंशन, और जैसा ऐसा है वैसे भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया हुआ है। सो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने किया होगा तो यू आर इजीली कैन जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बिकॉज वो पूरा क्वेश्चंस के अंदर से ही बीच बीच के पॉइंटर्स उठाकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कीप द 2 थिंग्स इन माइंड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट है, एग्री डिसएग्री नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है। तो गलती से भी आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट मत लिखना, तुमको एग्री होना पड़ेगा। समझा? एग्री डिसएग्री ट्रू फॉल्स नहीं है। दूसरा 4 मार्क्स के लिए आता है, डू नॉट राइट 1.5 पेज का आंसर। बी स्पेसिफिकली 1 पेज में खत्म करने की कोशिश करो, और जैसा मैं बोल रहा हूं 4-5 पॉइंटर लिखोगे तो यू विल गेट इजीली मार्क्स। समझा? बट ठोकोलॉजी ज्यादा मत करना, फेकोलॉजी टोकोलॉजी जितना जरूरत है उतना ही करना, अननेसेसरी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? अरे समझ में आ रहा है ना? लाइन से पहला क्वेश्चन ही बोला है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अरे क्लियर है? ध्यान से देखो, ABCDEFG पॉइंटर्स ज्यादा है, आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंटर्स उठा के लिखो। बट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर की सिचुएशंस भी अलग है ना। ध्यान से देखो कैसे लिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सर सेम सेंटेंस, 2 लाइन, एक लाइन छोड़ के जस्टिफाई, फिर एक लाइन छोड़ के फिर से वही सेंटेंस,
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, 3 लाइन 2 लाइन जाएगा, उसके बाद आपको रीजन लेना है। तो आपका क्या हो रहा है पता है, आप मिशन पेपर भरो में अपना अतुलनीय कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आंसर्स भी लिख रहे हो लेकिन पेपर भी भर रहे हो, तो दोनों चीजें साथ में चल रही है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल क्यों है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कैन बी चेंज एज पर योर सिचुएशन। अरे समझा? हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये पॉइंट पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। These can be altered or changed by the manager according to the situation. अरे समझा सर? these मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज एज पर देयर सिचुएशन, यही फ्लेक्सिबल का मेन आंसर है। दूसरा, मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing the principle to suit the requirement. भाई मैनेजर को इम्प्लीमेंट करने का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब वो अप्लीकेबल करेगा तो वो सब पे तो अप्लाई होने वाला नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे मानो आप किसी होटल में बैठे हो खाना खाने के लिए, आपने उससे खाना मंगाया, और कभी कभी ऐसा होता है कि वेज होटल में नॉन वेज वाला आइटम आ जाता है। अब जरूरी नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वेज और नॉन वेज दोनों खा सकता है, लेकिन जो वेजिटेरियन होता है, जो प्योर वेजिटेरियन होता है, वो कभी भी नॉन वेज हाथ लगाता नहीं। तो ये मान लो 2 लोगों के साथ हो रहा है, समझा? पहला वो व्यक्ति है वो नॉन वेजिटेरियन है, उसने वेज खाना मंगाया लेकिन उसके अंदर निकल गया नॉन वेज, तो उसने थोड़ा सा बवाल किया, लेकिन मैनेजर ने बोला सर आज का खाना हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री। ये खुश होकर चुप बैठ गया। लेकिन अगर ये प्योर वेजिटेरियन के साथ अगर होगा तो क्या वो चुप बैठने वाला है? नहीं। तो मैनेजर को अरे यार मैंने वो कस्टमर को के साथ भी ऐसे हुआ तो मैंने उसको सोल्यूशन दिया तो वो खुश हो गया था, चलो उसके ऊपर भी ट्राई करता हूँ। क्या ये उस पर अप्लाई होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, समझा? तो सेम सोल्यूशन सेम प्रॉब्लम पे अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 2 डिफरेंट व्यक्ति, दोनों का सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों के 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, समझा? सो मैनेजर को भी क्या रहना पड़ेगा सर? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अरे समझा? रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। These are like different tools which serve different purpose, so it's manager discretion to use which tool. अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड है कौन सी प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन क्या करना है, यूज करना है। सो बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, सो प्रिंसिपल शुड ऑल्सो भी चेंज। सिचुएशन चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। देयर आर नेवर अज्यूम अ रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, हमेशा पहले से जो अवधारणा चल रही है वो सेम चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अरे समझा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिकॉज रिजिड होगा तो यू कैन नॉट चेंज द प्रोटोकॉल्स, बट यहां पर वैसा सीन चलने वाला नहीं है। देयरफॉर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड, मॉडिफाइड, कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। हाउएवर the individual potential of the manager can lead to the better execution of the principle, applying them on his or on way। उसके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर तुम बोलोगे सर इसमें से कौन से पॉइंटर्स लिखना ज्यादा फायदेमंद है, मैं बोलता हूं फर्स्ट पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर, डी वाला पॉइंटर, ई वाला पॉइंटर, और लास्ट में क्या लिखोगे? 10 द प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर। बस अब ये 4 पॉइंटर में काम तमाम। अरे समझ में आ रहा है क्या रे बेटा? जरूरी नहीं कि मैं सारा पॉइंट लिख के जाए तो सबका सब लिखते बैठ। मैं देखो उसमें भी शॉर्ट कर सकते हैं कि भाई अपने को पहला लिखना है कि भाई मैनेजमेंट चेंजेस हो सकता है, मैनेजर को भी सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए, जो बिजनेस सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए उसको हमेशा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो सिचुएशन हमेशा सेम रहेगा, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमेशा फ्लेक्सिबल माना जाता है। क्लियर है करे बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? श्योर? पक्का? अरे यस और नो? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? प्लानिंग इज द सही की गलत? गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ट्रू फॉल्स थोड़ी ना पूछा है।
पहला प्लानिंग सुना है, प्लानिंग का मीनिंग लिख दे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू गोइंग टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ये चार, पहला प्लानिंग का सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज सारा का सारा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है। अगर इफ यू डू नॉट प्लान, इफ यू डू नॉट प्लान यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज द थिंग्स। आप चीजों को ऑर्गेनाइज, आप चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, स्टाफिंग नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी होने वाला नहीं है। वही चीजें लिखना है। जब प्लान करोगे तो आप चीजों को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो डायरेक्शन देना भी इजी होता है, बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी क्या किया है, प्लान किया है। सो सेम पहला, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट टारगेट ऑल द एक्टिविटीज। यानी एक प्लानिंग एक ऐसी चीज होती है जो बाकी के सारे फंक्शंस को साथ में ले जाने की कोशिश करता है, ताकि सारे के सारे लोग प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। दूसरा, ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। क्या सेट करता है, स्टैंडर्ड, काम ऐसे करना है। थर्ड, इट एक्ट्स एज अ गाइड, प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे एट द राइट टाइम। प्लानिंग बताता है कि ये काम ये करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ जो पहले से डिसाइड करके रखता है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है सर, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान कहाँ डालना है, प्लानिंग स्टेज में डालना है। क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग बताता है फैसिलिटेट द मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि प्लानिंग के ऊपर ही बाकी के फंक्शंस क्या करता है सर, डिपेंड करता है। अरे क्लियर है, अरे यस और नो, पक्का। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू। और प्लानिंग का सबसे एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज क्या पता है, दो चीजें, टू एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। पहला एडवांटेज, पहला ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। आप रिसोर्सेस का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो वेस्टेज होने वाला है वो कम होगा, मिनिमम वेस्टेज। अरे क्लियर है क्या। और दूसरा, मिनिमम वेस्टेज के साथ आपका रिस्क भी क्या हो जाएगा सर, मिनिमाइज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। सब कुछ पहले से प्लान है, कब करना है, क्या करना है, सब कुछ तो आपको पहले से पता है। पैसा कितना लगेगा, बजटिंग वजटिंग सब ऑलरेडी प्लान्ड है। तो प्लानिंग हमेशा दो चीजें है, रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करो ताकि वेस्टेज कम होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑल्सो। समझा, क्या क्या रिड्यूस होता है, रिस्क। नेक्स्ट आ जाओ, सुना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Consumer Protection Act was passed in the interest of consumer. अरे yes or no, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है क्या, अरे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है क्या, यस। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया किसके लिए बनाया गया, कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया, ताकि उनके अधिकारों को बचाया जा सके। उनके अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, right to safety, right to consumer education, right to हाँ क्या बोल रहे हैं, राइट टू रिड्रेस। भाई साहब कुछ भी बोलता है, ठीक है। इन अधिकारों को बचाने के लिए ये अधिकार दिए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अरे क्लियर है क्या। पहला, फर्स्ट पॉइंट, इट कंप्राइजेस द मेजर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। पहले के जमाने में क्या होता था, कंज्यूमर्स को राजा नहीं माना जाता, जो हम बेच रहे वही खरीदो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हालात बदले, वैसे वैसे कंज्यूमर क्या बन गया, किंग। यानी अगर मार्केट में तुम कंज्यूमर की नीड के हिसाब से सामान लाओगे तो कंज्यूमर वो खरीदेगा, अदरवाइज कंज्यूमर उसको बॉयकॉट भी कर सकता है अगर उसके रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा तो। सो इट प्रोवाइड सिंपल, स्टेडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर को चाहिए था कि अगर हमारे साथ कुछ भी अनर्थ होता है या कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी मांगों को सुनने के लिए कोई तो चाहिए।
तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम चालू किया, जिसे हम फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस, कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर का अधिकार भी दे रहा है और न्याय भी दे रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अनर्थ होगा तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। इट स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे के पूरे देश के अंदर जो भी कंज्यूमर मूवमेंट होता है उसको ये बोलते हैं ना, रक्षा प्रदान करता है कि भाई हम लोग खड़े तेरे साथ, है ना। कंज्यूमर अगर अपने आप को ठगा महसूस करेगा, कंज्यूमर अगर को लगता है कि कंज्यूमर को ऐसा कभी भी फील हो रहा है कि सेलर ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, तो इन दैट केस वो अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा लेकर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर अपने अधिकारों को बचा सकता है। क्लियर है? So the presence of this act keeps on check of malpractices of the seller towards consumer। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट समय समय पर क्या करता है, सेलर्स के एक्टिविटीज पर नजर रखता है। अरे वो नहीं नजर रखे, कंज्यूमर खुद रखता है। उसको लगता है कि अगर ये मेरे साथ गलत हो रहा है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, वाव मोमो का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? कल हो गया पंगा मेरा उसके साथ, कल का ही लफड़ा हो गया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कल रात की बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाव मोमो ने एक है ना, गया था उधर, है ना, वो रखा था, क्या बोलते हैं, स्टैंड ही रखता है ना, तो उसमें डिस्प्ले दिखा रहा था, तो उसमें था एक प्लेटर था, प्लेटर, चाइनीज प्लेटर 150 रुपीज। हम तो इंडियंस है, वी आर नॉट ग्रीडी, वी वांट टू सेव पेनी ऑफ रुपी। अपने तो पैसा बचाने का काम है। अब किधर भी जाएगा तो अपन सोचते हैं चल यार सस्ते में मांडली होना चाहिए। सो मैं उसको गया, मैंने चाइनीज प्लेटर कितने, चाइनीज प्लेटर दे, बोलता सर वो हमने डिसकंटिन्यू किया। मेरा माथा ठन का, बोला ओके। तो मैंने बोला एक काम कर, मोमोज प्लेटर दे, बोला सर वो भी डिसकंटिन्यू किया। मोमो प्लेटर 99 रुपीज का था। तो फिर मैंने बोला एक काम कर, मोमोज प्लेट दे, जो 99 में 2 था। तो उसने बोला सर वो भी डिसकंटिन्यू किया। तो मैं बोला ये क्या झक मारने के लिए लगाया है? ये क्या लोगों को बुलाने के लिए रखा है? चाइनीज कॉम्बो, चाइनीज प्लेटर तेरे पास अवेलेबल नहीं है, डिसकंटिन्यू किया है। तेरे पास मोमो प्लेटर अवेलेबल नहीं है, वो भी डिसकंटिन्यू किया है। मोमो प्लेट अवेलेबल नहीं है, वो भी तूने डिसकंटिन्यू किया है। मतलब सारा सस्ता वाला आइटम डिसकंटिन्यू, तो दिखा क्यों रहा है? तो मैंने बोला ठीक है, तू टेंशन मत ले भाई, कल तू बता, तेरे को कल बताता हूँ। तो मैं जाने लगा, बोलता सर, उसका मैनेजर आया, सर क्या हुआ? मतलब वो क्या बाहर काय के लिए रखा है डिस्प्ले? इसका मतलब यू आर बोलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली शोइंग द रॉन्ग प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, फेक। तो मैं बोला ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, मतलब तुम धोखा ही दे रहे ना। मतलब तुम 99 दिखा के कस्टमर को बुला रहे, बाद में डिसकंटिन्यू, तो दिखा क्यों रहा है? बोलता सर वो हमने मेल डाला हुआ है, वो 2-3 दिन में हट जाएगा। मतलब 2-3 दिन तक तुम लोग किसी को काटते रहेंगे। तो ऐसे माल प्रैक्टिसेस अगर हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट में भी आवाज उठा सकते हो, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? तुमको एक एग्जांपल देता, डोमिनोज का एग्जांपल देता हूं। डोमिनोज ने अपनी एनिवर्सरी सेल पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर रखा था, बाय 1 गेट 1 का ऑफर। उनका प्लानिंग 1.5 महीना पहले से जाता, बट एट द लास्ट मोमेंट उनको लगा कि शायद हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, सो वी वांट टू डिसकंटिन्यू द। तो उन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं किया, बट जो टेक्निकल वाला बंदा था उसने एप्लीकेशन में प्रोमो कोड डाल दिया था, लाइव कर दिया था। लाइव मतलब समझते ना, प्रोमो कोड दिखना शुरू हो जाएगा रात को 12 बजे के बाद। अब उसको ऐसा लगा कि ये काम मैं कल भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक रात पहले डिसकंटिन्यू हो रहा था। एक काम करता, कल सुबह उठ के मैं क्या करूंगा, इसको वैसे भी अनाउंसमेंट है तो कोई खरीद लेगा। तो वो क्या गया, उसने डिसकंटिन्यू नहीं किया। उसने रात को सोकर सुबह उठा तो पता चला सुबह 80,000 पिज्जा के ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसने हड़बड़ी में क्या क्या डिसकंटिन्यू किया। नाउ तुम जो ऑर्डर नहीं चाहते थे वो तुम्हारे साथ हो गया। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ही जो डोमिनोज की कंपनी, उसको
वो चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं, लो 80,000 पिज्जा पे 80,000 पिज्जा फ्री में देना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वही बोलता है, जो दिखाया है वही तुमको देना पड़ेगा। समझा? क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, क्लियर है? मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कस्टमर। मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए जरूरी है क्या? मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए जरूरी है क्या? यस, इट इज जरूरी। तुमको हाँ या ना तो पूछा ही नहीं है, तुमको खाली बताना है। तो पहला काम क्या? मार्केटिंग का मतलब लिख दे। और याद होगा तुमने एक फंक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग का एक क्वेश्चन किया होगा, जिसमें इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर, फर्म, याद आया? सोसाइटी, याद आया? कि 8 मार्क का एक लॉन्ग आंसर था मार्केटिंग का, उसमें से कंज्यूमर वाला साइड उठा के लिख दो। अरे बात समझ में आ रहा है? सो मार्केट पहला पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स कंज्यूमर टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना, एंड डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केटिंग। क्या करता है? प्रोडक्ट को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता है। तो कंज्यूमर को पता रहता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। साबुन खरीदना है तो आज मार्केट में कितने साबुन अवेलेबल है? बहुत सारे। कैन आई से मोर देन वन? ऑप्शन है ना अपने पास। अगर कभी समझो पार्टी वार्टी में जाना है, काला पानी पीना है, तो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, बिग कोला। अगर अपने को हरा पानी पीना है तो उसके पे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। नारंगी पानी पीना, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी को मैंगो का फ्लेवर पे, वो भी अवेलेबल है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये क्यों पॉसिबल है रे बेटा? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। समझा? दूसरा, इट हेल्प्स द कंज्यूमर टू चूज बेस्ट प्रोडक्ट अमंग द अवेलेबल ऑप्शन। मतलब ये कंज्यूमर को बताता है कि कौन सा बेहतर है। अभी बट ऑब्वियसली मार्केटिंग क्या करता है? अपनी इमेज को दिमाग के कंज्यूमर के दिमाग में बैठा देता है। अब कंज्यूमर ने अगर पेप्सी के बारे में सुना है तो पेप्सी का प्रोडक्ट खरीदेगा। थम्स अप है तो थम्स अप। समझा? तो जिसका ब्रांड इमेज या जिसकी ब्रांड लॉयल्टी या जिसका नाम उसके दिमाग में छप गया, तो वो यही प्रोडक्ट खरीदने वाला है। समझा? नेक्स्ट, इट एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग अच्छी चीज है, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। अरे समझा? मार्केट प्रोडक्ट में अवेलेबल ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो वो ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और एक बार कंज्यूमर ऑप्शन की तरफ मुड़ जाता है ना, तो वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। समझा? जैसे कि एग्जाम्पल है रूह अफ़ज़ा, नाम सुना है? हमदर्द का ब्रांड है, पता है कि नहीं? ब्रांड का नाम हमदर्द है। 2 साल पहले हमदर्द की कंपनी में थोड़ा सा दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उनका प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर चल रहा था। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग हो रहे। तो अब दोनों का कंपनी अगर अलग हो रही है तो बट ऑब्वियसली ब्रांड भी अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। प्रोडक्शन में फर्क पड़ा तो प्रोसेसिंग में फर्क पड़ेगा, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आता है। और वो टाइम चल रहा था रमजान का महीना। सबसे ज्यादा अगर रूह अफ़ज़ा की बात करें तो रमजान के महीने में रूह अफ़ज़ा सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है, जिसको हम गुलाब शरबत वगैरह भी बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आपका सीजन आता है वो टाइम पे अगर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो लोग बट ऑब्वियसली कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। तो लोगों ने रूह अफ़ज़ा की जगह पे उसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स को अगर एक बार चूज कर लिया तो नेक्स्ट टाइम, मैंने हमेशा बताया, कंज्यूमर को ना नहीं सुनना है। एक बार उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में ना सुन लिया तो वो हमेशा दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, और एक बार आपसे छोड़ के चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। वो इमेज बैठ जाती है दिमाग में। नेक्स्ट क्या बोला है? साउंड मार्केटिंग पॉलिसी लीड टू कस्ट। जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, कंज्यूमर को लगता है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
It create moral pressure on the business to provide same product to the consumer as shown in the promotional activity. कंज्यूमर जो मार्केटिंग वाला जो बंदा है या जो कंपनी, उसको लगता है जो दिखाया है वही देना पड़ेगा। वैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है। जापान में ब्रांडिंग या जो पैकेजिंग किया जाता है ना, उस पैकेजिंग पे जो साइज लिखा है वैसे ही आपको अवेलेबल कराना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं, टाइगर नाम का बिस्किट मालूम है किसी को? टाइगर, आई थिंक टाइगर या सनफिश दोनों में से एक है। आई थिंक दोनों में से एक का केस स्टडी है। दोनों में से कोई एक है। मैं एग्जैक्ट नहीं मालूम मेरे को, मैं पढ़े टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गया। इन लोगों ने ना अपने ब्रांडिंग पे है ना, पैकेज पे लिखा था 16 बिस्किट, 16 बिस्किट। एक दिन एक कंज्यूमर ने क्या किया पता है? होता है बचपना रहता है, खोला बिस्किट काउंट करते हैं, 8 तेरा 8 मेरा। लेकिन जब वो खोला तो पता चला 8 तो है ही नहीं। उसको 8 दे दिया, इसको तो 7 ही मिल रहा है। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। एक बिस्किट क्या है? कम है। अब उसने सोचा चलो एक हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का उसने दूसरा खरीदा, दूसरे में भी सेम, तीसरा। तो ऐसा करते करते उसने कुछ तकरीबन 1000 रुपए के बिस्किट्स खरीदे और उसने पाया कि हर बिस्किट के पैकेट में 15 ही बिस्किट है। उसने ज्यादा मगजमारी नहीं किया, उसने कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। कंज्यूमर कोर्ट में गया तो पूछा गया, कंज्यूमर की बात तो आ गई कि भाई 16 के जगह पे कितना बिस्किट दे रहा है। कंपनी को पूछा गया ऐसा क्यों? तो बोले जज को बोला गया कि हमारे यहाँ पे जो बिस्किट पैक होते हैं वो ग्राम के हिसाब से होती है। तो अगर आप वो 15 बिस्किट का ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको सेम 100 जो ग्राम हमने लिखा है पैकेट में वही रहेगा। तो जज ने बोला एग्री, बट आपने पैकेजिंग में क्या लिखा है? 16 बिस्किट, अंदर कितना है? गलत है कि नहीं है? तुम लिखते ही नहीं, कंज्यूमर बोलता ही नहीं। जब तुम बोल रहे हो 10 की 4 इडली मिलेगी तो तुम 3 कैसे दे सकते? तुम बिना बताए प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, तुम बिना बताए प्राइस नहीं कम कर सकते हैं, तुम क्वांटिटी कैसे कम कर रहे हो? इट्स अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो कंपनी ने जितने भी 16 बिस्किट वाले पैकेट थे वो पूरा मार्केट से उनको मंगाना पड़ा, और उस बंदे मंगाया, वो पहला एक्टिविटी हुआ। कोर्ट ने बोला इनका लीगल एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में पैसे डालने पड़ेंगे, इस व्यक्ति को तकरीबन 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा। भाई ये क्या है? तुम्हारे पास वो दिमाग तो होना चाहिए, इसीलिए तो सिखा रहा हूं, समझा? तो बिजनेसेस को एक प्रेशर है ताकि जो बताया वही देना पड़ेगा। अरे समझा? नेक्स्ट, अरे समझा क्या रे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा डिस्कशन का टाइम गया बेटा, अब सिर्फ इधर देखने का टाइम है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सुना है कभी? नहीं, मैं सुनाता हूं। इन ऑल इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर पेज फॉर द डैमेज ऑफ लॉसेस हैपन टू द इंश्योर्ड पार्टी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि भाई साहब, अगर तुम्हें मतलब इंश्योर्ड मतलब वो व्यक्ति जिसका लॉस हुआ है, समझा? इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर किसी इंश्योर्ड को लॉस हुआ है तो उस लॉस का पैसा हम क्या करेंगे? क्लेम करके पेड करके देंगे। तुम हमारे पास क्लेम करो, हम क्लेम को सेटल करेंगे। अरे सिंपल है, तुम्हें लॉस हुआ, अच्छा लॉस होगा तो तुम हमारे पास, हम तुमको क्या देंगे? क्लेम। पहले हमसे क्या लो? पॉलिसी लो। तुम हमसे क्या लोगे? पॉलिसी। पॉलिसी लेने के बाद तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम।
और प्रीमियम देने के बाद अगर उसके बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरीके की अनहोनी घटना होगा जिसके वजह से लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, तो लॉस के बाद आपको क्या करना है, क्लेम का प्रपोजल डालना है और हम क्लेम को प्रोसेस करके आपका क्लेम क्या करेंगे, सेटल करेंगे, अगर वो हमारी स्पेसिफिक लिमिट में आता है तो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है सब्रोगेशन में। अरे समझा, सब्रोगेशन क्या बोलता है, द इंश्योर्ड पार्टी loses all his rights on the damaged property after getting the compensation। अगर कंपेंसेशन मिल गया तो वो प्रॉपर्टी से उसका हक खो बैठेगा। आफ्टर दैट द इंश्योरर गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। सारा का सारा प्रॉपर्टी का राइट किसके पास चला जाएगा, इंश्योरर के पास। इंश्योरर इज नथिंग बट अ इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? The damaged property can be sold by the insurer to recover the expenses. The same thing happens in all the indemnity contract. So subrogation exists at all. समझा? नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मानो मैं तिवारी सेठ की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं रितेश की बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। आज रितेश टारगेट में, कल उमंग भी हो सकता है, उमंगी होगा, सॉरी कल उमंगी होगा, परसों मुश्ताक होगा, उसके बाद कृष्णा होगा। ऐसा धीरे धीरे लोग हम लोग पकड़ेंगे। हम कैसा, हर एग्जाम्पल में एक एक नमूना चाहिए ना। मैं तो मान लो ये एग्जाम्पल में रितेश हमारा नमूना है। माय डियर, ध्यान से सुनो। मानो रितेश ने बड़े अरमानों से एक एक पैसा जमा करके, मैं इसलिए मैंने बोला रितेश, उसको बेचारे को मैं 80% दिलाने का सोच रहा हूँ, 70 पे अटका है, इसलिए उसका नाम खराब कर रहा हूं मैं। मानो रितेश, तू बेटा गाड़ी खरीदेगा कि बाइक खरीदेगा कि हाथ गाड़ी? वेरी गुड बेटा। अभी मेरे को, हाँ, मानो ये बाइक है, मानो मेरी ड्राइंग को कुछ नहीं बोलने का। मैंने बोला ना, मानो। बैक टू द पवेलियन, इधर आओ। मानो इसने बाइक खरीदा और ये बाइक है 50,000 रुपए की। कितने के? 50,000 की बाइक खरीदा। अभी 50,000 की बाइक खरीदने के बाद, उद्घाटन करने के बाद हनुमान मंदिर आया, बोला चलो इसका पुजारी जी इसका पूजा वूजा भी कर दो। पूजा वगैरह सब हुआ। ये बोला मम्मी एक काम करो, आप हम मेरे साथ बैठो, आप घूमने के लिए जाएंगे ना। कहानी में ट्विस्ट, मम्मी को ये गाड़ी पे बैठा कर घुमाने लेकर गया मरीन लाइन। कहानी में ट्विस्ट, मरीन लाइन में पार्किंग अलाउड नहीं है, इसको ये पता। अपन डायरेक्ट सांता क्रूज वाले, अपने को क्या पता किधर पार्किंग है किधर नहीं। इसने बोला चलो एक काम करते मम्मी, आगे उधर जाते हैं, थोड़ा सा दूरी जाएंगे और गाड़ी इधर रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, हाँ, और गया पार्किंग मैंने मतलब वहां रास्ते पे खड़ा कर दिया और उधर थोड़ी दूरी पे गया। और ऐसा करते 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 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद जब वो रिटर्न आया तो देखा तो गाड़ी तो थी ही नहीं। तो ढूंढ रहा था कि कहीं लिखा तो नहीं है कि पुलिस वाला लेकर गया। वो लिखते हैं ना उन लोग, वाकोला पुलिस स्टेशन ऐसा कुछ लिखते हैं, मरीन लाइन पुलिस स्टेशन वगैरह, ताकि गाड़ी वहां टो करके ले गई। देखा तो टो करने वाला भी नहीं आया। तो उसने वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले को पूछा कि कोई टोइंग वैन आई थी, बोला नहीं आया था। तो इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पुलिस स्टेशन गया, कुछ पला नहीं। तो फाइनली वो गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की, मेरी गाड़ी क्या हो गई, चोरी हो गई। ठीक है, तो पुलिस वाले ने बोला ठीक है आपकी गाड़ी चोरी हो गई, हम आपकी कंप्लेंट लिखवा के लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, गाड़ी घुमाने से पहले क्या आपने उस गाड़ी का इंश्योरेंस लिया था? तो उसने हाँ लिया था, इंश्योरेंस आपने लिया था। तो ये कॉल करेगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। क्या बोलेगा? मेरी गाड़ी क्या हो गई, चोरी हो गई।
तो गाड़ी वाले वो लोग ने इंक्वायरी वगैरह किया, पुलिस स्टेशन में बात होती, बोले हाँ ये आया था, इंक्वायरी किया, उसने बताया ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और इसकी गाड़ी एक्चुअल में क्या हुई है, चोरी। तो इसका कंप्लेंट नंबर वगैरह सब था, उसने रिपोर्ट विपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट मांगा सब जमा कर दिया एंड कंपनी ने उसको 40,000 रुपए दे दिया। पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, ध्यान दो, इसको 40,000 रुपए उसका कंपेंसेशन मिल गया। क्या मिल गया? पक्का 40,000 रुपए मिल गया। आज से ये कंपनी का मालिक, सॉरी अपनी गाड़ी का मालिक नहीं रहा, बिकॉज उसको क्या मिल गया? कंपेंसेशन। 1 महीने बाद मुंबई पुलिस को इसकी गाड़ी बरामद हुई, तो पहला सवाल ये पैदा होता है, पुलिस किसको कॉल करेगी? इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेगी। क्यों पता है? क्योंकि अब उस गाड़ी का मालिक रितेश नहीं है, उस गाड़ी का मालिक कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी वो गाड़ी रिकवर करेगी, रिकवर करने के बाद अब उसको तो 40,000 पे करना पड़ा था, तो ये गाड़ी बेचकर वो पैसा वसूल कर सकते हैं। तो उसके साथ जो, यानी रितेश के साथ जो केस हुआ उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तुझे तेरे लॉस का पैसा मिल गया, मिलने के बाद तेरी प्रॉपर्टी पे तेरा कोई हक नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब इंश्योरेंस कंपनी की है, वो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। खरीदना है, बेचना है, रिपेयर करना है, फेंक देना, वो सब उस कंपनी का लुकआउट है, वो तेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अरे बात समझ में आया? अरे यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट का मतलब लिखो, मैनेजमेंट इज व्हाट मनी डज, है ना? सही? तुम्हारी मर्जी में जो आता तुम लिखते हैं, तो मेरी मर्जी में जो आया मैंने बोल दिया। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम कराने की श्रेणी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है सर? मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फिजिकल रिसोर्सेस। सर फिजिकल रिसोर्सेस मतलब क्या? मटेरियल, मशीन, मनी। अरे क्या बोला? मटेरियल, मशीन, मनी, ये तीनों चीज के। और ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉय। दोनों के बीच में तालमेल बैठा कर रखने की कोशिश कौन करता है? ताकि किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए सर? Thus giving maximum benefit to the ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी सोचेगा मेरा कंपनी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। घर बनाते समय देखा, वो जो कड़िया रहता है, रेती सीमेंट ठक ठक दीवार पे मारता है, मारने के बाद जितना दीवार पे नहीं आता उतना तो नीचे गिरता है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो जो नीचे गिरा हुआ माल मटेरियल है उसका करता क्या है? वो देयर आर 2 ऑप्शंस, उठाकर वापस से इस्तेमाल करता होगा या तो फेंक देता होगा। अगर वो फेंक देता है इसका मतलब वो वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। और अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? फिजिकल और ह्यूमन दोनों तरीके के रिसोर्सेस का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। समझा? अरे यस और नो? कभी तुम मॉल गए हो, मॉल में एक प्राणी होता है, टाइम जोन करके एक जोन होता है जहां पर सारे गेम्स होते हैं। पता है, अगर किसी का बहुत पैसा है ना, खत्म नहीं हो रहा है, मॉल चले जाओ, ऐसे खत्म होएगा। लिटरली जाओ वहां पे, हर गेम चालू करने के लिए आपको कार्ड दिया जाता है। कार्ड में पहले पैसा भराओ। ऐसे लगेगा ना बार बार 40 रुपए निकालो, 100 रुपए, ऐसा लगेगा कि देने को। मतलब बोलते बार बार नहीं निकालने का। हमारे पास हम तुमको कार्ड बना के देते हैं। तुम्हारी औकात बताओ पहले कितनी है। तो बोले मेरी औकात 20 रुपए, निकल इधर से। यहाँ मिनिमम 600 रुपए का रिचार्ज होता है। कितने का? यानी अगर तुम किसी बच्चे को घुमाने लेकर गए हो और गलती से उसको टाइम जोन का पता चल गया तो मिनिमम 600 रुपया देना पड़ेगा। और सवाल ये पैदा नहीं था, 600 रुपया कट पिट के 510 रुपया आपके खाते में आएगा, 18% GST काट के।
अगर आप बहुत अमीर हो 5,000 डालोगे तो 6,500 आएगा। हाँ, और रूल वो उनका अलग से सिस्टम चलता है, बोनस वोनस सब ऐड करके। अब 600 रुपए आपको आपने डाल दिया, बच्चा जाएगा, गाड़ी वाड़ी रहता है कि नहीं, बाइक के ऊपर बैठेगा, कार के ऊपर बैठेगा, मालूम वर्चुअल जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, वो सच में होता है, लेकिन उसके लिए तुमको पैसा देना पड़ता है। तुमको मतलब तुम नहीं खेल सकते, तुम्हारा बच्चा खेलेगा। अरे समझ में आ रहा है? अब सवाल ये पैदा होता है, पैसा वेस्टेज क्यों? पता है 600 650 रुपया खत्म होने में अगर आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा, डिपेंड करता है आप गेम कौन सा खेल रहे हो। उसमें एक गेम होता है, तुम लोग गए हो तो अच्छा से याद रहेगा, एक गेम होता है जिसके अंदर टैप करोगे तो वो जाता है ऐसा। हाँ, मालूम है कि नहीं? टॉय पिकअप, पैसा बर्बाद। 10 बार ट्राई करोगे तो शायद एक बार तुमको, लेकिन वो 10 बार वो बेचारा 50 रुपए का टॉय 500 रुपए का पड़ता है, वो वेस्टेज ऑफ मनी। इसलिए बोलता हूं, सबको हिदायत देता हूं, अगर तुम सिंगल हो तो सुखी हो, अगर आप मिंगल हो तो मॉल छोड़ के कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आप ट्रिंगल हो बेटा मॉल दिखाना भी मत उसको, जिंदगी में किसी को भी दिखाना मत। अब खास करके अपने बच्चे को आंख बंद कर उसको, अगर मॉल का वो टाइम जोन तुमको दूर से दिखना चाहिए, 10 मिनट आने से 100 मीटर दूर से देखा टाइम जोन आ रहा है तो उसके साथ खेलते रहो, आंख बंद करते रहो। अगर उसने टाइम जोन देख लिया तुम्हारे लिए बर्बाद। समझा? मेरी मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, ट्रायल एंड टेस्टेड, मेरे साथ हो चुका है। समझा? मेरे घर में भी बेबी है, बीबी और बेबी दोनों है मेरे पास। समझा? तो मुझे पता है टाइम जोन पैसा बर्बाद। हाँ, नहीं सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं, बच्चे को इतना, एक बार के लिए ठीक है, बच्चे की खुशी के लिए एक बार ट्रायल एंड टेस्टेड, एक पल का जीना ठीक है, एक पल की खुशी के लिए, लेकिन उसके बाद बेवकूफी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। सो द वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स और डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन वर्क एंड एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज। मतलब इसने क्या किया मालूम है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अलग अलग टाइप है, डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह हो गया ना, उसको अलग अलग तरीके से क्या किया है, मतलब यहां पर उसने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया, इस्तेमाल किया है, और ताकि अपने को ये पता चले कि भाई अपना क्या चल रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अरे समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या, आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। अगर आपका वेस्टेज कम से कम है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। 4 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो 4 चीज यहां पर लिख दो, काम तमाम पैसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में आएंगे कि ये सब आ चुके हैं। पहला वर्ड क्या दिया है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना, उसको एक जगह पर लेकर आना, कॉम्बिनेशन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ग्रुपिंग करना। सो इट इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी विच द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट। यानी जो ऑफिस काम करता है ना, ऑफिस का काम क्या है, चीजों को साथ में लेकर आने का। क्लियर है?
Organization is the process, these activity which is operational task. It provides the clear description of the job and related duties. एंड ऑपरेशन का काम क्या होता है सर? काम को डिसाइड करना कि भाई तेरा काम ये है, तुझे ये काम करना पड़ेगा, तुमसे हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इस काम को इतने समय में पूरा करना, इतना समय में पूरा करने के लिए तुम्हें ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सामने वाले के काम को क्या किया? डिफाइन कर दिया, उसको टास्क सेट कर दिया ताकि वो उसी हिसाब से क्या करना चाहिए? काम। मम्मी रोटी बनवाती है ना, बेटा इतना क्या लो, आटा लो, इसमें इतना पानी डालो, इसको ऐसा सानो, इसको रोटी ऐसा बनाओ, जो बता रही वैसे ही करने का। अपना दिमाग जब पहली बार बता तो सुन लो, दूसरी बार सुन लो, तीसरी बार मार खा के सुनोगे, चौथी बार में खुद ही आ जाएगा, है ना। सो ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क, प्रोडक्शन ऑपरेट एफिशिएंटली। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर सब कुछ अच्छा चलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके बताया गया, तो बट ऑब्वियसली आपका काम बढ़ेगा। समझा? काम अगर बढ़ेगा तो काम में एफिशिएंसी भी आएगी, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस होने वाला है। नेक्स्ट क्या दिया है? व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग का डिस्टिंग्विश करते समय कि इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, यहां पे देखा ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करना है आपको? कंपेयर। और कंपेयर करने पे समझेगा कि आप एफिशिएंट हो या नहीं। समझा? प्लानिंग आपको पहले ही बता देगा आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। इसलिए यहां पे लिखा कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। आपने प्लानिंग कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें कब होनी जरूरी है। Which means controlling enable the accomplishment of the plan. प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो तुमको चीजों के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे समझा? फाइंड आउट द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आफ्टर विच द फर्म अगेन स्टार्ट्स द प्लानिंग। काम कंप्लीट होने के बाद फिर से नई चीजों की प्लानिंग, नई चीजों का एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। बट एक प्लान को खत्म करने के लिए कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आजा बोल। ठीक है, चलो। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ, जिसको काम धंधा ना मिले वो क्या करने का? एंटरप्रेन्योरशिप। सर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन, खुद को एम्प्लॉयड कर लो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट ऐसा कहा जाता है। और जो व्यक्ति खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता, छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देता, अपने आप को क्या मानता है? एंटरप्रेन्योर। वही चीज यहां पर बोला गया है। समझा? सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क and managing it in this technology enable competitive global environment। अभी की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? टेक्नोलॉजी। और आपके जमाने में अगर आपने टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो आप किसी भी तरीके के कंपटीशन को इजीली झेल सकते हो। समझा? एंड किसी भी तरीके के बिजनेस को चलाने के लिए यू हैव टू टेक रिस्क। आपको क्या लेना पड़ेगा? रिस्क 2 चीजों का, एक तो कैपिटल लाने का रिस्क है और दूसरा बिजनेस रन करने का रिस्क है। क्योंकि बिजनेस रन होता है ना जब बहुत अच्छा चलता है तो भी तकलीफ है, और बिजनेस नहीं चलता तो भी। बिजनेस खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग यहां से वहां से कहीं से भी पैसे लाके बिजनेस चालू कर देते हैं, लेकिन कितने लोगों का बिजनेस चलता है? तो बिजनेस चलने के लिए अलग अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लोकेशन एंड प्राइस पॉइंट। ये 2 इंपॉर्टेंट है। आपका धंधा कहाँ है और आपके धंधे में मार्जिन कितना, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्राइसिंग क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो भी नहीं आएगा। जैसे विराट कोहली के रेस्टोरेंट में कितने लोग गए? कोई नहीं गया, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव। सही कि नहीं? ताज होटल में कितने लोग खाना खाने गए? कोई नहीं गया,
इट इज एक्सपेंसिव, बट लोकेशन वाइज इट इज गुड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा भी सकते हो, समझा। अब वही ताज वाला अगर 4 रस्ते पे आके खोलेगा तो चलेगा क्या? सो लोकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है। उस लोकेशन पे वो प्राइस पॉइंट चलेगा। जूहू पे विराट कोहली का रेस्टोरेंट है तो वो लोकेशन के हिसाब से चलेगा, समझा। सो लोकेशन के हिसाब से प्राइस पॉइंट है ना। अरे समझ में आ रहा है? सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है सर? पैसे तो लगाता है लेकिन साथ ही साथ क्या लेता है? रिस्क भी लेता है। एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट, पायनियर टू डिसरप्टिव प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। भाई हर बंदा चाहता है कि बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चलना, तो पहला आइडिया डालेगा। पायनियर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, द एज, द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द। भाई मैटर ही नहीं करता मेरी एज क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे काम आता है कि नहीं आता है। मैटर करता है कि क्या मैं चीजें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। इफ आई हैव अ विलिंगनेस टू डू द बिजनेस, कर सकता हूं। मैटर नहीं करता बिजनेस में कितना क्वालिफिकेशन है या नहीं, करने वाला चाहिए। अरे क्लियर है क्या रे बेटा? सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर डज नॉट मैटर। बिजनेस किसी का धंधा चलता है, किसी का कोई कोई होता है पहला बिजनेस चालू किया प्रॉफिट, दूसरा उसने बोला चलो एक काम करता हूं, और कोई बंदा होता है जिसका पहला बिजनेस ही लॉस मेकिंग होता है, फिर दूसरा बिजनेस में जंप करता है तो प्रॉफिट। अप्स एंड डाउन्स लगे रहने वाले। बिजनेस पहला सक्सेसफुल होगा तो बोलेगा एक काम करता, अच्छा हो गया पहला सक्सेस है ना, एक काम करता दूसरे बिजनेस में भी जाता हो, क्या पता मेरी ग्रोथ और लिखी हो। दूसरे बिजनेस में वो नीचे की तरफ आ जाता है, लॉस मेकिंग हो जाता है, समझा। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहने वाले हैं, लेकिन उसको किसके ऊपर भरोसा रहता है? अपने आइडिया के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर किसी बिजनेसमैन को अपने आइडिया और प्रोडक्ट पे भरोसा है तो आज नहीं तो कल उसका प्रोडक्ट चल निकलेगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या रे बेटा? इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, कैश कैन बी विड्रॉ फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम, सबको पता है। अरे क्लियर है? पहला एटीएम इज एटीएम बोला है ना, व्हाट इज एटीएम? पहला मीनिंग लिखो, ठीक है। इसको ऑल टाइम मनी या एनी टाइम मनी भी बोलते हैं। फिर इसका मेन काम क्या होता है सर? एटीएम इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैश डिस्पेंसिंग मशीन, यानी ये जो पैसे निकाल के देने का काम करता है। वो भी कब? बैंक के आज में भी और बैंकिंग आज में भी पैसे देता है और बैंकिंग आज के बाद भी पैसे देता है। 24/7 आपको फैसिलिटी मिलती है। इट इज फ्री स्टैंडिंग सेल्फ सर्विस टर्मिनल। बैंक का कोई एम्प्लॉय आपके साथ खड़े रहने वाला, खुद जाने का, डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड डालने का, अपना जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो और पिन नंबर डाल के आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम। कोई टाइम लिमिट होती नहीं है। अरे क्लियर है? ये पहले ही पॉइंट में से 3-4 पॉइंटर दे दिया है। अरे क्लियर है? सेकेंड, एटीएम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स सेविंग अकाउंट होल्डर। मैं बोलूंगा सेविंग नहीं, करंट अकाउंट वाले को भी एटीएम फैसिलिटी मिलती है आजकल। टू अवेल दिस फैसिलिटी बैंक इंस्टॉल एटीएम टर्मिनल्स एट द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, बिजी स्ट्रीट्स एक्सेट्रा। सफिशिएंट है, 2 पॉइंटर लिखा, सफिशिएंट है, समझा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? जितना पैसा आप निकालना चाहते हो उतना पैसा आपके अकाउंट में होना। ये वर्ड यहाँ पे एटीएम, हाँ, तो उसके लिए अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। अरे समझा? 2 पॉइंटर आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जा। कंज्यूमर हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर के पास क्या बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट्स, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। पहली जिम्मेदारी क्या है? कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। सबसे पहला क्या? उसके अधिकार जो दिए गए उसका इस्तेमाल करो। तुमको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता करना, जाओ पता करो, इन्फॉर्म को पूछो। सेलर का राइट है बताना।
दूसरा उसका प्राइस पॉइंट पता करो, आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हो, खरीदना है कि नहीं खरीदना वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसके बारे में फीडबैक दे सकते हो, कोई प्रोडक्ट खराब लगा तो आप उसके बारे में कंप्लेंट भी कर सकते हो। यू शुड नो द राइट्स। सेकंड क्या है, कॉशियस इन्वेस्टर, द कंज्यूमर शुड बी अलर्ट व्हाइल डीलिंग विद द ट्रेडर। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज एंजॉय करने से पहले, लेने से पहले, ही शुड बी इन अलर्ट मोड। गलती से भी उसको गलत प्रोडक्ट चिपकाना नहीं चाहिए, समझा? उसको पता होना चाहिए कि क्या वो खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, वरना कोई कोई ट्रेडर आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, किस बारे में, प्राइस के बारे में भी और एक्सपायर प्रोडक्ट के बारे में भी। क्वांटिटी क्वालिटी होता है ना, दादर में जाओ भाजी खरीदने के लिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर तुमको किसी भी इवेंट के लिए भाजी खरीदनी है, इवेंट समझ में आता है, शादी बारात के लिए अगर भाजी खरीदनी है तो अपनी नींद खराब करो, सुबह 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक जाओ। सुबह 3:30 से लेके सबसे बेस्ट भाजी मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे रात को जाओ, 101% वहां पर कांटे की चोरी होती है। कांटे की चोरी मतलब आपको दिखाया जाएगा 10 किलो है, घर पे आके वजन करना 7.5 किलो निकलेगा। आपको भाजी सबसे ज्यादा सस्ती दादर में मिलेगी, लेकिन वहां पे वेट में मार दिया जाता है लोगों को। 10 किलो हुआ तो 7.5 ही निकले, तो 2.5 किलो आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, तो आपको लोग बहुत सस्ता मिल गया, अरे मैं फायदे में हो गया, नहीं, घर पे जाओ मालूम पड़ेगा। 3:30 से 5:30 में मार्केट चेंज होता है क्या? नहीं, 3:30 से 5:30 में वो लोग आते हैं जो थोक में माल खरीदते हैं, थोक में माल बेचते है। वहां पे किलो का हिसाब ही नहीं है। भाजी चाहिए, कितना चाहिए, 1 गोनी 2 गोनी कितना चाहिए, लेके जाओ, 1 गोनी का 1000 रुपया पाव लेके जाओ, थोक में मिलता है। नहीं, वो सुबह सुबह ताजी भाजी रहती है, सड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। शाम में ऐसा हो सकता है। तीसरा, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम वगैरह होता है, किसी कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी तरीके के सेलर का कंप्लेंट करते, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। अरे समझा? वारंटी वगैरह के बारे में। क्वालिटी कॉन्शियस, आप पैसा पे दे रहे हो, फुकट में तो ले रहे हो क्या? नहीं, पैसा दे रहे हो ना, तो तुमको क्वालिटी मिलना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा खतरनाक, बोलते हैं सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बीवेयर फ्रॉम द एग्जैक्ट एडवर्टाइजमेंट। बहुत ज्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा तो उससे बचने की भी जरूरत है ना? पहले कुछ दिनों पहले इंडिया में क्या चल रहा था? आदिवासी तेल। जिसको देखो वो आदिवासी तेल बेच रहा है। आज हम आए हैं हक्की पिक्की कम्युनिटी में जो आदिवासी अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सिर्फ तेल ही बेच रहे हो तो तुम्हारे पूरा गांव तेल बेच रहा है। पूरे गांव में अगर 200 लोग हैं तो 200 लोग तेल बेच रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट में सब तेल बेच रहे हैं और तुम बोल रहे हो हमारा ही तेल सबसे बेस्ट है। अमेज़न पे गलत तेल आता है तो तुम अमेज़न को कंप्लेंट डाल के बंद क्यों नहीं कराते? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी, मतलब जब किसी चीज को ज्यादा दिखाते हैं ना तो भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन है इसकी कोई गारंटी हो नहीं सकती। अरे समझा क्या? अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे है ना बेटा, इसमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंटर्स को एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लो तुमको पॉइंटर याद नहीं है, यू कैन राइट इन अ पॉइंटर वे। समझा? समझा? डिमांड, फिर रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी रिसिप्ट मांगना तुम्हारा अधिकार है। काउंटर छोड़ने से पहले क्वालिटी चेक करना तुम्हारा अधिकार है, क्वांटिटी चेक करना तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, ये सारी चीजें। और खरीदने से पहले प्री प्लान, क्या खरीदना है, वरना पता चला मॉल में चले के क्या खरीद, जाके देखता हूं क्या, सब खरीद लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलर emphasized on the standardization of tools and, टेलर भाई साहब ने क्या बोला कि टूल्स एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। प्रॉब्लम है? समझा? चलो पहला क्यों सर? पहला स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट होगा, स्टैंडर्ड टूल एंड इक्विपमेंट होगा, अच्छा टूल्स एंड इक्विपमेंट होगा तो स्पॉइलेज नहीं होगा और वेस्टेज ऑफ मटेरियल होने वाला अच्छा है। सब कुछ मशीन भी अच्छा है, इक्विपमेंट भी अच्छा होता है तो सब कुछ चांगला चांगला रहने वाला है। वेस्टेज नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा, लीक नहीं होगा किसी तरीके का। दूसरा, खर्चा भी कम होएगा। नई मशीन will reduce the cost. Next, it reduces fatigue among the worker. वर्कर के बीच में टाइम पास भी नहीं होगा, मशीन लगातार चलेगी, अच्छे से चलेगी तो वर्कर टाइम पास नहीं कर सकता है। वरना पता चला मशीन बंद पड़ गई तो वर्कर वहां पे बैठ के तम्बाकू खा रहा है। टाइम पास हो सकता है ना? हो सकता है मशीन खराब निकल गया, अब मशीन रिपेयर करने के लिए इंजीनियर आएगा, मशीन रिपेयर करेगा, तब तक वर्कर क्या बोल रहा है, सर आज तो काम होने वाले नहीं, काम करता मैं घर पे जाता हूं, मतलब टाइम पास हो गया। अच्छी मशीन रहेगी तो क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ने के चांसेस है। एंड सेकेंड, अच्छी मशीन है तो इन्वेंट्री रिड्यूस करेगा, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है और टर्नओवर भी बढ़ाने के चांसेस। टर्नओवर मतलब टर्न राउंड, रोज कितना सामान बन रहा है वो भी देखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। इनोवेटर मतलब क्या है बेटा? इनोवेशन। प्रोडक्ट। हर बिजनेसमैन को लगता है उसका प्रोडक्ट क्या है? बेस्ट है। बट आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है? क्वालिटी, तो क्वालिटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी। इनोवेटर, इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एंटरप्रेन्योर इनोवेटर क्यों है पता है? बिकॉज पहला, ही इज अ पर्सन हु डज समथिंग न्यू विच हैज नॉट बीन येट डन बाय अदर्स। दूसरों ने नहीं किया इसलिए वो कर रहा है, समझा? दूसरा, टू डिफरेंशिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ही मस्ट केम अप विद द न्यू आइडिया। उसके बाद उसको लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, तो दूसरों से अलग तो तेरा आइडिया भी नया होना चाहिए। द न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू फीचर इनहांस द कस्टमर अट्रैक्शन। नया प्रोडक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर विल गोइंग टू अट्रैक्ट। ठीक है? उसके बाद ही मस्ट डिस्कवर न्यू मार्केट, वो नए मार्केट की तरफ तलाश करेगा, नए सोर्सेस ऑफ सप्लाई। ठीक है? एक ब्रांड बताता हूं, लव लोकल करके एक कंपनी है। वो कंपनी क्या करता है? बस अगर तुम्हारे पास एप्लीकेशन है, आपको जो सामान चाहिए तो आपके लोकेशन के हिसाब से 10-12 दुकान उससे टाइप रहेगी। आपको जो सामान अवेलेबल वो बता देगा कौन से दुकान पे अवेलेबल है। मतलब जो दुकानदार है वो लव लोकल पे अपना इन्वेंट्री क्या करते हैं? अपडेट करते रहते हैं। तो आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन खोलना है और देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी दुकान पे अवेलेबल है। आपको जिस दुकान से मतलब है वो दुकान पे आप टैप करो, वहां से वो सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब आपको नीचे उतर के चेक करने की भी जरूरत। जेप्टो क्या करता है? आप सामान मंगाओ वो कहीं से भी लाके देगा। वो बट ऑफ 5 मिनट बोलता है, 15 मिनट बाद आता है, वो बात की बात है। यहां पे आपको पता है कि आपका सामान कौन सी दुकान से आ रहा है। प्रोडक्ट वही है, मार्केट वही है, बस आपको फोन लगा के पूछना नहीं है भैया जी ये दुकान सामान है कि नहीं है, वो दिखा रहा है। आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है वो डिफरेंशिएट करना ही इनोवेटर का काम है। ही मस्ट डिस्कवर न्यू मार्केट, मार्केट ना डिस्कवर वगैरह करेगा। सो इनोवेटर का काम है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे एग्जिस्ट करने वाला है उसके बारे में बताना। समझा? नेक्स्ट आ जाओ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्यों? पहला सवाल, एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकर व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट। खरीदा और बेचा जाएगा किसके थ्रू? तो उसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। टू डू सो बोथ द बायर एंड सेलर नीड इंटरनेट कनेक्शन अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इंटरनेट होना से आपके मोबाइल में चलना भी तो चाहिए।
नोकिया का 1210 लेके घूम रहे हो, बोलते इंटरनेट नहीं मिल रहा है मेरे को। अरे समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए। सबको इंटरनेट मिल रहा है, तेरे को नहीं मिल रहा है, क्यों? अबे तू डिवाइस ही गलत लेके घूम रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बायर सेलर दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी सही होना चाहिए। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग अ पर्सन हैज टू विजिट द वेंडर्स वेबसाइट। अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको वेंडर की वेबसाइट, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हो गया, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको जो भी सामान चाहिए वो ऐड टू द कार्ट करना पड़ेगा। ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट। अब जैसे ऐड टू द कार्ट किया, अब आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, अलग अलग ऑप्शंस है। आप जैसे मर्जी वैसा पेमेंट करो, कोई भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट करो और जैसे आपने प्रोसीड किया आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब बाद में आपको सिर्फ ट्रैकिंग करना और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर तक डिलीवर होने का इंतजार करना है। ये सारा चीज करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर है? इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते नहीं। समझा? नेक्स्ट, इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ई बिजनेस सेटअप करना आसान है और ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करना डिफिकल्ट। पहला सवाल, मैं क्लासेस ले रहा हूं ट्रेडिशनल बिजनेस की ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए मेरे को सबसे पहले एक क्लासरूम चाहिए। क्लासरूम के अंदर बच्चे चाहिए। पहला चलिए बच्चे सर साइड में रखो। क्लासरूम चाहिए, बेंचेस चाहिए, बोर्ड चाहिए, एसी, फैन, दोनों में से कोई एक या दोनों चाहिए, है ना? ये सारी चीजें अगर मेरे पास होगी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस चला सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो मुझे क्लासरूम की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मुझे मेरे घर से ही मैं ऑनलाइन क्लासेस चला सकता हूं। इसका मतलब मेरा एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो सकता है, टीचिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना है, समझा? सब घर के इलेक्ट्रिसिटी से काम चल जाएगा। इंटरनेट घर पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दो दो करने की जरूरत नहीं, एक ही से काम चल रहा है। और मैं ऑनलाइन, तो ई बिजनेस करना ऑफलाइन बिजनेस से ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज आपको थोड़े से क्या लगते हैं? कम। क्लियर है? So it is easy to set up e-business because lower investment. Second, seller does not need any physical store. Physical store की जरूरत नहीं है। No locational requirement. मैं यहां क्यों रहूं? जब मुझे ऑनलाइन ही क्लास पढ़ा तो मैं पालघर जाके नहीं रहूं। यहां पे 1 BHK 1 करोड़ का है, पालघर में 1 करोड़ रुपया डालू तो 5 BHK मिलेगा मेरे को। पूरा फ्लोर मेरा है 1 करोड़ में। बात समझ में आ रहा है? वहां 15-16 लाख में 1 BHK मिलता है। अब मेरे पास 16 लाख समझो तो 16 × 50 80, बाजू बाजू में 5 ले लिया, एक में रहूंगा, एक में दूसरी अपनी फैमिली रखूंगा। अरे मतलब मेरा 2 घर है रे, शादी के पहले वाली फैमिली, शादी के बाद वाली फैमिली, समझा? मैंने अभी तक वो नहीं किया है। उसके बाद एक में ऑफिस ओपन कर सकता हूं, एक में स्टूडियो सेटअप हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल में आपको लोकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑनलाइन में लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हो। अरे गांव में भी चले जाएंगे तो गांव में भी बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सो ई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी कम है और लोकेशन भी मैटर नहीं करता है। मैन पावर की भी कम जरूरत है, लोगों की भी कम जरूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड, लेस लीगल रिक्वायरमेंट आर नीडेड टू कंप्लीटेड द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ऑफलाइन के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्यम आधार लेना पड़ेगा, बट ऑनलाइन के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ सेटिंग ई बिजनेस इज वेरी लो। समझा? नेक्स्ट बोल। ये तो तुमको सबसे अच्छे से पता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? सबसे फास्टेस्ट मोड है। क्यों सर? उड़ता है। मस्त बोला है, उड़ता है। भाई तेरे को ना उड़ा दूं मैं, मां कसम।
आज कौन सा पौधा लिया रे तूने? ध्यान दो. The mode of transport. Either back to the pavilion. The mode of transport is which is operated above the surface of the earth in the sky through airways is called as air transport. For carrying passenger and goods, air transport uses different aircraft such as passenger aircraft, cargo and helicopter etc. समझा? हवा में जो उड़ता है उसको एरोप्लेन बोलेंगे. आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप अगर हवा का इस्तेमाल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर, कार्गो वगैरह कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट. अब इसमें 2 पॉइंटर एक साथ कवर कर लिया उसने. नाउ among the means of transport available at present, air transport is the fastest and quickest means of transport. It uses the natural way and no separate construction of routes is required. कोई रास्ता बनाने की जरूरत, सिर्फ प्लेन उड़ाने के लिए एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है. समझा? It also due to the use of modern and advanced technology and highly qualified professional technicians. आपको एरोप्लेन चलाने के लिए जो पायलट वगैरह वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए. इसमें माइनर से माइनर गलती की भी कोई जरूरत, बोलते हैं अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो अब खतरा हो सकता है. तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है. थिक फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वास्ट डिजर्ट, ओशन कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द स्पीड एंड एयर रूट्स. रास्ते में कुछ भी आ जाए कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि अपन तो किधर है. एयर ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट शॉर्टेस्ट रूट टू रीच डेस्टिनेशन. मतलब सबसे छोटा तरीका कौन सा है? क्योंकि कुछ ऑब्स्टेकल्स ही नहीं है ना बीच में, कोई रास्ते में रुकावट आने वाली, उसको पता है सबसे छोटा तरीका कौन सा है. इट हैज द फास्टर स्पीड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑब्जर्विंग सिग्नल सिस्टम. जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो सिग्नल लगा रहता है, रेलवे में जाते तो भी सिग्नल लगा रहता है, हवा में कोई सिग्नल का टेंशन नहीं है, सीधा उड़ना और सीधा दूसरी जगह लैंड करना है ना. एयर ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल टू प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस इन हिली mountainous areas in situation like war and area affected by natural calamities such as flood, cyclone, earthquake etc. अगर कहीं पे बाढ़ वगैरह सिचुएशन आ गए तो वहां पे सबसे ज्यादा कौन फास्ट पहुंचेगा? एयर ट्रांसपोर्ट. हेलीकॉप्टर से सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना, वहां पे आर्मी जाती है और हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पे खाने पीने की जरूरत की चीजें पहुंचाकर उनको बचाने की जिंदगी, बोलते हैं जिंदगी बचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है. अगर इसमें 3-4 पॉइंटर है तो पहला पॉइंटर फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, काफी है. 4 पॉइंटर में काम तमाम. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज, इक्विटी मालूम है ना, इक्वालिटी. चलो ध्यान दो. इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट बीइंग फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. बोलता है ज्यादा टेंशन है, सबके साथ अच्छे से रहने का. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है सबके साथ बराबर का व्यवहार करो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना पे आउट को लेके ना किसी तरीके का. काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स एम्प्लॉय इंश्योर द लॉयल्टी एंड डिवोशन. सबके साथ सब बराबर का व्यवहार करो, किसी के साथ ज्यादा पोलाइट है, किसी के साथ हार्श, ऐसा चलने वाला नहीं है. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉय while dividing the work, delegating the authorities and deciding the monetary terms. काम देते समय भी भेदभाव नहीं चलेगा और पैसा देते समय भी भेदभाव. अगर कोई व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट पे 80,000 ले रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी ऑलमोस्ट उतना ही पगार मिलना. यह नहीं कि वो सेल्स में है तो उसको ज्यादा पगार रहेगा, तू परचेस में तो तुझे कम पगार रहेगा, ऐसा नहीं. अगर डेजिग्नेशन सेम है तो पगार भी आसपास इक्विवेलेंट होना जरूरी है. समझा? इट ऑल्सो सजेस्ट दैट रेम्युनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट आर वर्किंग. किस लेवल पे तुम काम करो उसके हिसाब से पगार होना चाहिए. कौन से डिपार्टमेंट में काम करो वो मैटर करता नहीं है. इससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा. अरे इससे कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? अवॉइड होगा. क्लियर है? Nowadays people of the various nationality work together in MNC. मल्टीनेशनल कंपनीज में अलग अलग देशों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. तो ये नहीं कि अमेरिकन से तो उनको डॉलर में दे रहे हो, हमको रुपए में.
अमेरिकन को बोला भाई इफ यू आर वर्किंग इन आवर कंपनी वी विल प्रोवाइड $1 लाख। इंडियन को बोला हाँ भाई तेरे को भी 1 लाख रुपया मिलेगा। अरे वी आर गिविंग $1 लाख टू यू। ओ वाह मेरे को भी 1 लाख मिल रहा है भाई, उसको डॉलर में मिल रहा है। 1 लाख इंटू 80 मतलब तकरीबन 80 लाख। हाँ वेरी गुड, 86 लाख बस। तो समझा? तो ऐसा नहीं लेवल रैशनैलिटीज की वजह से भी नहीं, इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल लेवल्स के हिसाब से, समझा? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। पूरी दुनिया उसको मानती है, मालूम है ना? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला ही पॉइंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। पूरा लिख दो। द रीजन इज सेम। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज गिवन इन द कंपनी, ठीक है, या द प्रिंसिपल मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फयोल या एफ.डब्ल्यू. टेलर आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इट डज नॉट अफेक्ट या इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्कर, नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, एनजीओ है, घर है, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। अरे समझा? सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी भी रहने दो, उससे मतलब रहता नहीं है, बस वो चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। वेयर हाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। यस सर, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज। अगर आप अपने गुड्स को सेव करना चाहते हो, अगर आप अपने गुड्स को क्या करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए या डैमेज से किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, वेयर हाउसिंग। ठीक है, ताकि जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो पूरी तरीके से क्या रहे सर, रिस्क फ्री रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, रिस्क फ्री। इन टुडेज वर्ल्ड they have really become logistic service, thus it ensures the availability of the goods in the right quantity at the right place at the right सही समय पर सही जगह पर सही क्वांटिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेयर हाउसिंग शॉर्टेज नहीं होने देता है। कहीं पर अगर शॉर्टेज हो गया तो प्राइस बढ़ सकता है। अगर आप वेयर हाउसिंग को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो शॉर्टेज नहीं होगा, तो उससे आपका प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये आपका एडवांटेज है। सो वेयर हाउसिंग क्या करता है, दो चीजें करता है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, थर्ड प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को क्या रखता है, स्टेबिलिटी। एंड आर्टिफिशियल शॉर्टेज शुड नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम वेयर हाउसेज में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं होता है। इससे क्या होता है, मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन एंड गुडविल बनी रहती है। अरे समझा पक्का। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सीजनल स्टोरेज, जैसे मटर, ग्रीन पीस, सीजन आता है तो मिलता है मार्केट में, लेकिन जाने के बाद भी मिलता है, बट वो कहां पर, फ्रोजन मिलेगा। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, फ्रिज का। Warehouse owners are also advance money to give owners and security of the goods. अगर आप वेयरहाउसर हो, आपका खुद का गोडाउन है, तो आप दूसरों का सामान अपने यहाँ पर रखकर पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन आप उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अश्योरिटी दे कि भाई तेरा सामान खराब होने वाला नहीं है। इट एडजस्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स विद द डिमांड एंड हेल्प द स्टेबलाइजिंग द प्राइस, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। क्लियर है? नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, मालूम है ना, जो रोड का इस्तेमाल करके जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस टू वेयर हाउस, शॉप टू शॉप, वेयर हाउस टू शॉप, वेयर हाउस टू वेयर हाउस, इस तरीके की सर्विसेज आपको मिलती है। इंपॉर्टेंट तीसरा, द रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, रूट और टाइमिंग कैन बी चेंज एज पर द
जाने का नासिक से, पर नासिक में कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम रूट डाइवर्ट करके भी जा सकते हैं, समझा। इट प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विस, दिस रिड्यूसेस द कार्टेज, loading and unloading expenses. Sometimes the road transport is only way for carrying goods and people to and from rural area which are not catered by rail. कभी कभी रोड ट्रांसपोर्ट ही आपके पास आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि वहां तक एयर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है, वाटर कहीं कहीं पर पहुंच सकता है, ठीक है, रेलवे वहां तक पहुंचा नहीं है, तो वहां तक कौन पहुंचेगा, रोड ट्रांसपोर्ट, समझा। कहीं कहीं पर सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है रोड ट्रांसपोर्ट का, और ज्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट अपनी कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। किसके लिए सर, कनेक्टिविटी मतलब कहीं पे रेल नहीं होगा चलेगा, लेकिन वहां पर रोड तो भले वो कच्चा रोड रहेगा चलेगा। साइकिल पैदल तो जा सकता है, पैदल जाना भी रोड ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है, समझा। नेक्स्ट आ जा, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट मतलब सस्ता। ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कहां होता है पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, हैवी क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी को एक देश से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज शिप ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्ट हैपेंस ऑन द सरफेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ शिप, कार्गो एंड वेसल। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीप। ये टार्जन का नहीं है, टार्जन का वो देखा ना टार्जन, हाँ वो पानी के ऊपर गाड़ी नहीं चलती है, उसके लिए आपको शिप ही लेना पड़ता है। हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी क्या करते थे, चप्पू से जाते थे, है ना। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्मूथ सरफेस ऑफ सी comparatively less and interactive power is required for its operation which result in lesser cost of। यहाँ पे सिर्फ आपको अच्छे शिप की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो समंदर है, समंदर पे ज्यादा आपको हाथ पैर ज्यादा मारने की जरूरत, हल्के से मूवमेंट से भी आपकी शिप आगे बढ़ सकती है, बाकी तो फ्लो सी का खुद का ही है। इट यूजेस वाटरवे विच आर नेचुरल हाईवेज एंड हेंस देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व, समझा। नेक्स्ट, business should allow workers participation in management। तो वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कैसा, कि हमने एक केस स्टडी में पढ़ा था कि वुमेन्स को वो पार्टिसिपेशन देते हैं, मालूम है कि नहीं। एक केस स्टडी हमने किया था कि वो फीमेल्स का टेक केयर भी करते हैं, उन ट्रेड यूनियन बनाने में मदद करते हैं, वैसा ही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट लीड्स टू, भाई वर्कर को लगता है भाई कंपनी में बहुत अच्छा है, ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमसे पूछते हैं, इससे कंपनी के वर्कर्स का मॉरल हाई होता है। दूसरा, स्कीम्स लाइक सजेशन टेकिंग, प्रॉफिट शेयरिंग गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भाई ये हमारी कंपनी है, जैसे लोगों को अगर बोला जाए टाटा, तो ऐसा नहीं लगता टाटा रतन टाटा सर की कंपनी, उनको लगता है ये अपनी कंपनी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी हमारे लिए काम करे तो हमको भी उनके लिए काम करना चाहिए। दिस इन टर्न इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी, दे कैन अचीव द टारगेट्स इन बेटर वे। तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और वो टारगेट को अच्छी तरीके से अचीव कर पाते हैं। द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, समझा। एंड लास्ट, हैप्पी वर्कर्स वर्क एफिशिएंटली, अर्न मोर एंड गेम हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो वर्कर बहुत खुश होता है ना, वो अच्छे से काम करता है। अच्छे से काम करने वाला एम्प्लॉय एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट एम्प्लॉय कमाता भी ज्यादा है और उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी खासी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो। क्यों, कभी कभार क्या होता है मालूम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली पैसे ही कमा रहे और पैसा कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं उनके साथ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं वो, और कभी कभी वो डिसीजन एम्प्लॉय के फेवर में नहीं होता है।
तो अगर एम्प्लॉय के फेवर में नहीं हुआ तो लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, यानी लेबर काम करना नहीं चाहेगा, उसको यार इन लोग तो बहुत ज्यादा काम करा रहे, ज्यादा काम करा रहे, पैसे भी कम दे रहे, तो कभी कंपनी को ऐसा लगता है कि वो लेबर के अगेंस्ट में ना चले जाए, इसलिए वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन बनाएंगे। समझा? इसका काम ही होगा हमारे बिजनेस के डिसीजन और लेबर रिलेटेड डिसीजन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, बिजनेस मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियन, शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देयर एम्प्लॉय टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। वो लोग बोले जाओ ज्वाइन करो, बिंदास करो, ये तुम्हारा अधिकार है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड नॉट बी फॉलो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब झगड़ा लगाने का वाला काम होना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स बाय होल्डिंग टॉक्स एंड सच यूनियंस। वर्कर की प्रॉब्लम सुनने का, समझने का और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होनी है, वरना स्ट्राइक होगा। क्या होगा सर? और स्ट्राइक से सबका नुकसान है। अरे स्ट्राइक से क्या है सर? सबका नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है और वर्कर का भी नुकसान है। क्लियर है? मैनेजमेंट यूनियन शुड एग्री, बैन रिस्ट्रिक्ट्स एंड लॉकआउट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी। यानी दोनों का यही है कि स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, लॉकआउट होना नहीं चाहिए, ताला बोलते हैं ना, कंपनी पे ताला लग जाना नहीं होना चाहिए। कंपनी सीधा बोलेगी, मानो तुम लोग हड़ताल पे चले गए और मेरी कंपनी पे ताला लग गया तो वैसे भी तुमको पैसा नहीं दूंगा, दो करना है। लेकिन अगर कुछ बातें हैं, तुम्हारे मन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आके हमसे डिस्कस तो करो। तुमने डिस्कशन ही नहीं किया और स्ट्राइक करने बैठ गया तो ऐसा होने वाला, समझा? यू शुड टॉक विद द मैनेजमेंट। सो इसीलिए ट्रेड यूनियन बनाया गया ताकि वो लेबर रिलेटेड मैटर को हैंडल करे। समझा? फिर आ जाओ, लोक अदालत इज नोन फॉर पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत नाम ही है, सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? पीपल कोर्ट। लोक अदालत इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द थ्रोट कॉम्प्रोमाइज, मांडवली करने का। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाने से पहले तुम्हारा मैटर किधर आना चाहिए? कि सेलर के साथ मैटर सॉर्ट आउट करने का क्या है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए पीपल कोर्ट है। लोक अदालत इज इफेक्टिव इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिट्रेसल। दोनों बैठो, अपनी बातें रखो, बीच का रास्ता निकलता तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। The aggrieved party can directly approach the अदालत for grievance and issues are discussed on the spot and decision are taken immediately. No court fees are charged. यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को बैठाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, उसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश, नहीं हुआ सोल्यूशन तो चलो आगे। क्लियर है? If the matter cannot resolve in अदालत, it return to the regular court and it is slightly justified that लोक अदालत is people court। मतलब अगर कोई मैटर अगर वहां पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मेन कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकता है और फिर डिस्ट्रिक्ट फॉरम जैसे कंज्यूमर कोर्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मार्केटिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। बट ऑब्वियसली मार्केटिंग में बहुत आता है, मार्केटिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सेलिंग द प्रोडक्ट आता है, कमीशन बेसिस पर आता है, बैनर आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, बैनर बनाने का भी काम आता है, बैनर फिटिंग का भी काम आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग का पार्ट आता है, दीवारों पे कलर करना भी मार्केटिंग कहलाता है। तो ये सभी लोगों को क्या मिलता है? जॉब मिलता है। तो मार्केटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि लोग, अब ब्रांड, तो ब्रांड लोगों के दिमाग में छपेगा कैसे? उसके लिए आपने जो जो काम किया वो सारी चीजें मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग से लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। सो मार्केटिंग रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटिंग क्रिएट्स नंबर ऑफ जॉब्स इन द कंट्री either directly or marketing include the various activities such as production, distribution and मालूम है कॉलेज के बच्चों को लेके पैम्पलेट बांटा जाता है, कॉलेज के बच्चे भी 200-300 में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म मनी,
या शॉर्ट टर्म मनी बोलूं, पार्ट टाइम मनी बोलूंगा, छोटा मोटा काम करके भी पैसे, एडवर्टाइजमेंट। टू रन दिस एक्टिविटी देयर इज अ नीड ऑफ पीपल, ये काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। Hence marketing gives job opportunity to the people. Thus it is rightly justified that marketing provide employment to the people. समझा? क्लियर है? अरे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस अगर आ जाए ना तो ऐसा देख के ब्लैंक मत हो, ये तुमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे, बाहर का कुछ नहीं पूछा जाता है। और ऐसा देखा गया कि हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीवाईक्यू जो है हमने जो पढ़े हैं उसी के क्वेश्चंस एक आध रिपीट होते ही है। ठीक है, समझा? क्लियर है? पीडीएफ कहां पे मिलेगा मालूम है? एप्लीकेशन पे मिलेगा, अनलॉक टू ऑल फ्री में मिलेगा, किसी ने, हाँ फ्री में मिलेगा, ओपन टू ऑल है, किसी ने बाय किया होगा तो भी मिलेगा, नहीं किया तो भी मिलेगा। ठीक है, ओपन टू ऑल। दूसरा डाउनलोडेबल फॉर्मेट है, इसका मतलब तुम इजीली क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। समझा? तो ये अच्छी बात है कि आराम से उसको निकाल के बैठ के पढ़ाई करो। हाँ, मोबाइल में देख के पढ़ना है तो नोटिफिकेशन यहाँ पे डाइवर्ट मत हो जाना, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डाइवर्जन हो जाता है। सो 5-6 पन्ना है, एक 1/2 वाला पेज पे भी रहे तो 3 पेज में काम हो जाएगा। सो ट्राई टू टेक द प्रिंट आउट एंड उसके बाद वो सारी चीजें करने की कोशिश करो। क्लियर है? समझा? पक्का? चलो टाटा बाय बाय गुड बाय, 10 से मिलते हैं।